गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम डी के गोयल सर की किताब से 11वीं की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, प्लस हम सीए फाउंडेशन की साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम सीए फाउंडेशन के भी जब ये चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे उनके साथ साथ हम सीए फाउंडेशन की बुक से भी रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे सीए फाउंडेशन प्लस 11वीं और 12वीं की स्टडी साथ में चलती रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे आपका डी के गोयल सर की बुक से। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया था। अब हम पेज नंबर है 1.6 पर। नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले हम इनमें फ़र्क समझ लेते हैं, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। एक वर्ड होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक्स को मेंटेन करना, बुक कीपिंग। तो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग। अकाउंट में पहली स्टेप क्या होती है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी कौन से ट्रांजैक्शन करेंगे? वही ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो और जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। आप दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। एक तो वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी घर का कोई पर्सनल सामान आप खरीद रहे हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे उस ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्डिंग यानी उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिजनेस के होंगे, प्लस जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। दूसरा स्टेप होती है फिर आप उन्हें क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, फिर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब आप जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन उन्हें एक जगह लेके आते हैं। जैसे आपने 10 बार सामान खरीदा महीने में, तो वो सेल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अकाउंट मतलब रिकॉर्ड करना। 10 बार परचेज़ करी तो एक जगह परचेज अकाउंट में लेके आएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन करना, तो ये काम कोई बहुत ज़्यादा माइंड वाला नहीं होता है। बस अगर नॉर्मल भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या बहुत ज़्यादा आपने प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, तभी ये काम कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करना, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन को आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट समझते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि रिकॉर्डिंग जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है पहली बार, उसे बोलते हैं जर्नल, जिसमें आप एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब आपने कोई बिल पे किया होगा, बिल होना चाहिए, कोई रिसिप्ट दी होगी आपको किसी ने, ठीक है, कोई भी इन्वॉइस होना चाहिए, बिल्कुल सोर्स सबूत होना चाहिए ना। हवा में थोड़ी एंट्री करेंगे आप किसी चीज़ की बिजनेस की बुक्स में। तो रिकॉर्डिंग पहली स्टेप है जो जर्नल में की जाती है एंट्रीज करना, तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। तो और फिर क्लासीफाई किया जाता है, जो कॉमन चीज़ें उन्हें एक जगह लेके आया जाता है, राइट। तो ये जो दो स्टेप्स होती हैं तो बुक कीपिंग कहलाती है कि आप बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, आप नॉर्मली उन चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस में जो पहले लेवल पे हो रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आएगी, दो चीज़ों को बुक कीपिंग बोलते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपने पढ़ा था एक वर्ड होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फिर इन इन्फॉर्मेशन को जो हुआ थर्ड स्टेप होती है समराइज़ करते हैं। आप समराइज़ करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपको बुक कीपिंग से मिली। यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो आता है आपका पी&एल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, एक आती है बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। फिर पी&एल अकाउंट तो फाइनेंशियल रिजल्ट बताएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सीखेंगे आप आगे क्लासेस में। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजिशन की कितनी असेट है आपके पास और कितनी लाइबिलिटी है। तो फिर समराइज होता है। फिर समराइज के बाद आप इन्हें इंटरप्रीट करते हैं। ये जो रिजल्ट निकल गया है इन्हें इंटरप्रीट करता है मैनेजमेंट। इंटरप्रिटेशन मतलब डीप में जाके किसी चीज़ को एनालाइज करना कि भैया लास्ट ईयर हमारी सेल इतनी थी, अब ये हो गई, बढ़ी तो क्यों बढ़ी, कम हुई तो क्यों हुई। लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंस इतना होता था, खर्चा इस बार इतना हो गया, तो क्यों बढ़ा या घटा। तो हम रीज़न ढूंढते हैं और ये मैनेजमेंट करते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप होती है कि कम्युनिकेट रिजल्ट टू द ऑनर। कम्युनिकेट जो भी आपने एनालिसिस किया और जो प्रॉफिट लॉस आया, अपने स्टेक होल्डर को बताना। स्टेक होल्डर मतलब जिसका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। स्टेक होल्डर ऑनर तो का इंटरेस्ट तो होता ही, प्लस जिस बैंक ने आपको लोन दे रखा है वो भी जानना चाहता है कि भैया आपको प्रॉफिट हुआ, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है, ताकि उस बैंक को ये पता रहे कि उसका लोन टाइम पे रिकवर होगा। तो इन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। यानी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट कम होगा तो उसे नुकसान होने के चांसेस हैं। जैसे क्रेडिटर है, किसी ने उधार सामान आपको दे रखा है और आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, तो उस क्रेडिटर को डर लगा रहेगा कि कभी भी उसका पैसा डूब सकता है, तो वो स्टेक होल्डर है। ठीक है, स्टेक एक होता है शेयर होल्डर पर, जो आप कंपनी में पढ़ेंगे 12th क्लास में और सी फाउंडेशन में। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, जो ऑनर होता है कंपनी को, उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है। तो हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तो होता ही है, क्योंकि हर मालिक का अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होता है, पर हर स्टेक होल्डर ज़रूरी नहीं शेयर होल्डर हो।
जैसे कोई बैंक है, किसी ने लोन दे रखा है आपकी कंपनी को, तो बैंक का इंटरेस्ट तो है आपकी कंपनी में कि कल को आपकी कंपनी डूब गई तो उसका लोन डूब सकता है, वो इंटरेस्टेड पार्टी है, पर वो शेयर होल्डर नहीं है, बैंक के पास शेयर नहीं है कंपनी के, उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप, हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तो होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, पर हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर हो ये जरूरी नहीं कि वो मालिक हो तभी उसे स्टेक होल्डर बोलेंगे आप। तो ये अकाउंटिंग होती है। अब एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें दोनों वर्ड इंक्लूड है, यानी बुक कीपिंग आप पढ़ चुके, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन करना बुक कीपिंग होता है, उसके आगे के प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक ब्रॉड वर्ड है, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बुक कीपिंग भी आ जाएगा और अकाउंटिंग भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लें। और अकाउंटिंग में फिर बाद में जाके डीप एनालिसिस होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ने, उनको डीप एनालाइज किया जाता है, बहुत सी एमआईस बनाई जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, चार्ट बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं समझाने के लिए कि ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों रीज़न से ढूंढिए, प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों ढूंढिए। तो ये अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं। Bookkeeping, accounting and accountancy. These three are sometimes considered and synonymous. इन्हें कई बार एक दूसरे का synonymous माना जाता है कि एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं, different है, that is having the same meaning. However, there is a fundamental difference among bookkeeping, accounting and accountancy में फ़र्क होता है। Bookkeeping is an art of recording बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, यानी जे.आर. बार्टली बॉय के अकॉर्डिंग बुक कीपिंग एक सिंपल आर्ट है, कला है केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। बुक कीपिंग इस साइंस भी है क्योंकि कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अकाउंट तो साइंस से पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कब कब चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है वो चीज़, वो साइंस होती है। आर्ट मतलब हर आदमी अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, तो आर्ट है। of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in transfer of money or money worth, यानी जिसमें पैसे का आउटफ्लो हो रहा है वो तो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें मनी में आप मेजर कर सकते हैं आर एन कार्टर के अकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी आस्पेक्ट, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो पैसे में जज कर सकते हैं ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। It is mainly concerned with record keeping and maintenance of books of account से related होती है। The maintenance of books of account include the following 4 activities, इसमें 4 activities शामिल हैं। Identify the transaction of financial nature, जिनमें पैसा आ रहा है जा रहा है उनको identify किए उन transactions को from amongst the various transaction। Measuring the identified transaction in terms of money, फिर calculate करिए money में कितना पैसा गया और आया। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल भी बोलते हैं, आप जर्नल बोल लें या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलें, यानी जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर, फिर आप लेजर बनाइए। तो ये जो दो जनरली दो ही अकाउंटिंग स्टेप हुई, एक तो रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, प्लस आप उन्हें फिर लेजर में क्लासीफाई करते हैं। ये और जर्नल को बुक्स ऑफ एंट्री भी बोला जाता है। आप पढ़ चुके हैं अकाउंट में पहली ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक को जर्नल बोलते हैं और कई लोग जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ रूटीन, ये रेगुलर होता है एंड क्लैरिकल होता है, जनरली बहुत ज़्यादा माइंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत नहीं इसमें, तो ये क्लैरिकल नेचर में एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जो थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग जानता है वो ये काम कर सकता है। एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर, आजकल ये काम तो कंप्यूटर कर देता है, सिंपल सारे अकाउंट आपके मेंटेन कंप्यूटर्स पे होते हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं। समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, समराइजिंग करना। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, फिर आप एनालाइज करते हैं मैनेजमेंट, प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, खर्चा बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लेस हुआ तो क्यों हुआ। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में ड्राइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, और बैलेंस शीट जो असेट लायबिलिटी बताएंगी उनसे। कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, ऑनर, बैंक, क्रेडिटर, उनको फिर कम्युनिकेट करना।
दस एन अकाउंटेंट वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपर। एक बुक कीपर से ज़्यादा बड़ा काम होता है अकाउंटेंट का, क्योंकि बुक कीपिंग में तो केवल नॉर्मल आदमी एंट्रीज वगैरह कर देता है, उसके बाद अकाउंटेंट का काम आता है। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड द बुक कीपिंग फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड एन अकाउंटेंट ड्रॉ अप periodically financial statement as profit and loss account, balance sheet. Obviously बुक कीपिंग का काम करने के बाद ही तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना पाएंगे। जब आप सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद ही आप अपनी पूरे साल की पिक्चर क्लियर होगी कि अप्रैल से मार्च के दौरान आपने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया। तो आजकल पहले अकाउंटेंट को बुक कीपिंग का काम करना होता है, उसके बाद ही एनालाइज करना होता है। इन अ स्मॉल कंसर्न का कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स नहीं है, द अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ बुक कीपर ऑल्सो। तो अकाउंटेंट को बुक कीपिंग का काम भी करना होगा और आगे का प्रोसेस भी करना होगा। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आते हैं। इट रेफर टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक। कुछ प्रिंसिपल टेक्निक पे बेस्ड होती है, विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग में यूज़ की जाती है। इट टेल अस हाउ, ये बताती है हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब फॉर्मेट्स क्या होंगे, कैसे रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाएंगी, सब अकाउंटेंसी में आता है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे समराइज होंगे, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टी, अब कैसे बताएंगे इंटरेस्टेड पार्टीज को। अकॉर्डिंग टू कोहलर, अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसमें थ्योरी नॉलेज भी आएगी और उसे कैसे अप्लाई करना है ये अकाउंटेंसी बताती है। अब आपको डिफरेंस दे रखे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इंक्लूड्स, पहले बात तो आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी उन्हीं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर आप उन्हें मनी में भी कैलकुलेट करते हैं कितना पैसा आया कितना गया। रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जिसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोले हैं जर्नल। फिर आप क्लासीफाई करते हो ट्रांजेक्शन को, यानी एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आते हैं लेजर में, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग में इन एडिशन टू बुक कीपिंग के अलावा क्या काम होते हैं, फिर आप सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं, समराइजिंग द क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, फिर आप एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम। दूसरा डिफरेंस, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, यानी पहली जो स्टेज है अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है, और अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, वो दूसरी स्टेप है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, यानी अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, आप फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, निकालना नेट रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन बताना, यानी बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एंड टू कम्युनिकेट दैम, और ये चीज़ें बताना इंटरेस्टेड पार्टी यानी स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, उसमें मालिक भी आ जाएगा ऑनर, प्लस अदर इंटरेस्टेड पार्टी, जैसे किसी ने लोन दे रखा है, बैंक्स, गवर्नमेंट भी आएगी क्योंकि उसे जानना होता है कि कितना टैक्स आप देंगे प्रॉफिट पे एक्सेट्रा। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल नेचर, रूटीन है और बहुत ज़्यादा माइंड का काम नहीं, क्लैरिकल काम है। अकाउंटिंग फंक्शन इज एंटिकल नेचर, उसमें थोड़ा माइंड लगता है, तो अकाउंटिंग फंक्शन एंटिकल नेचर का होता है, ठीक है। हु परफॉर्म, कौन करता है, बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, जनरली जूनियर स्टाफ जो होता है वो करता है, और जबकि अकाउंटिंग फंक्शन कौन करता है, इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। नॉलेज लेवल क्या है, बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, यानी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, जबकि अकाउंटिंग में इट इज़ परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ दैट ऑफ बुक कीपर, मतलब बुक कीपर से तो ज़्यादा नॉलेज चाहिए अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं। एनालिटिकल स्किल, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोज एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर में कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड की जरूरत नहीं है, जबकि अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल टू डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लिए आपको एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत होती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। बुक कीपिंग में 2 ही स्टेप्स आती हैं, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, उसके बाद जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी समराइजिंग प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस कम्युनिकेट द रिजल्ट। बुक कीपिंग जो किया करता है वो जूनियर स्टाफ करता है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटिकल माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अकाउंटिंग की जाती है वो स्पेशलाइज या सीनियर स्टाफ करता है, जिसके पास एंटिकल स्किल होने की रिक्वायरमेंट होती है। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेज है, यानी पहली स्टेप बुक कीपिंग है, दूसरी स्टेप होती है अकाउंटिंग, वो सेकेंडरी स्टेप है।
अब डिफरेंस ये रखा है अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें बुक कीपिंग अकाउंटिंग दोनों आते हैं। अकाउंटिंग इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना, ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में आ जाएंगे। अकाउंटेंसी इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं टू ऑब्जर्व, जिन्हें ध्यान में रखा जाता है बाय रिकॉर्डिंग करते समय, क्लासिफिकेशन करते समय और समराइजिंग ट्रांजेक्शन करते समय। यानी ये प्रिंसिपल और मेथड्स बताती है किस तरह से आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, क्या क्या मेथड्स प्रिंसिपल आपको फॉलो करने होंगे, वो अकाउंटेंसी बताएगी ड्यूरिंग अकाउंटिंग करते समय। अकाउंटिंग इज अ नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जबकि अकाउंटेंसी इज मच वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग भी आएगी एज वेल एज अकाउंटिंग भी आएगी इसमें। रिलेशन इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड होगी, जबकि अकाउंटेंसी डिपेंड होगी बुक कीपिंग पे प्लस अकाउंटिंग पे। फंक्शन अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? इट मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हो पता करना, और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यानी एसेट कितनी हो, लायबिलिटीज कितनी है ऑफ द बिजनेस, एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना। जबकि अकाउंटेंसी इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लिया जाता है कि भाई अब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें नहीं करें, बहुत से रिपोर्ट चार्ट बनाए जाते हैं, बहुत डीप एनालिसिस होता है अकाउंटिंग में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्कोप और ब्रांचेस, सबफील्ड और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे आप दोबारा रिवाइज कर लें, अगर कोई पूछे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है तो सिंपल बोलना है अकाउंटिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसमें बुक कीपिंग भी आएगी, अकाउंटिंग भी आएगी, यानी जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी का स्टार्ट होती है, यानी बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट्स कुछ प्रिंसिपल्स हैं कैसे करेंगे एनालिसिस सब बताया जाता है अकाउंटेंसी में। ठीक है, अकाउंटिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे और अकाउंटेंसी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों इंक्लूड है, जबकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड है। अकाउंटिंग कब शुरू होती है? जब बुक कीपिंग एंड होती है, जबकि अकाउंटेंसी डिपेंड करती है बुक कीपिंग पर और अकाउंटिंग दोनों पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्कोप और ब्रांचेस या सब फील्ड और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरह की अकाउंटिंग होती है तो पहले हम समझ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोल रहे हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बोल रहे हैं, सब फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, या स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरह की होती है अकाउंटिंग। तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नॉर्मली अकाउंटिंग भी आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नॉर्मली अकाउंटिंग भी बोलते हैं, जो ये जानने के लिए की जाती है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी असेट और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो ये जानने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है जिसमें मैनेजमेंट डीपली एनालिसिस करता है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा क्यों बढ़ा, ये बेसिक है, ये तो हर कोई करेगा ही करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे नॉर्मली अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, जो ये जानने के लिए की जाती है कि कितनी प्रॉफिट और लॉस हुआ और कितना आपके एसेट और लायबिलिटीज़ है, तो ये बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट तो समझते हैं, सुना होगा वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब पहले समझने क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते होंगे, बना के फिर बेचने, या कोई सर्विस देते होंगे, सर्विस इंडस्ट्री भी होती है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ कोई सामान नहीं बेच रहे, वहाँ सर्विस दे रहे हैं, बार्बर शॉप हो गई, नाई की शॉप हो गई आपकी, ठीक है, डॉक्टर हो गया, वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो पहले तो हम इन दोनों का मीनिंग समझते हैं, गुड्स और प्रोडक्ट एक ही बात है। तो पहले तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीज़, टेंजिबल तो समझते हैं जो दिखाई देती है, टेंजिबल चीज़ होती है जो मार्केट में आती है बेचने और खरीदने के लिए, वो गुड्स होती है। वो कुछ भी हो सकता है, इवन आजकल तो काउ डंग भी मिलता है, गोबर भी मिलता है ऑनलाइन, तो वो गुड्स है, ठीक है। यानी कोई भी टेंजिबल चीज़ जो फिजिकली मार्केट में आती है बेचने और, तो गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल थिंग जो मार्केट में आती है बेचने खरीदने के लिए, आप उसे गुड्स और प्रोडक्ट बोलते हैं, वो टेंजिबल होनी चाहिए। सर्विस का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल। कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, तो आप बोलेंगे इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देगी पर आपको कोई वैल्यू एडिशन मिलेगा, उससे कोई वैल्यू एडिशन होगा, कोई ना कोई फ़ायदा आपको मिलेगा उससे, उसे बोलते हैं सर्विस, यानी इंटेंजिबल प्लस
वैल्यू एडिशन, सर्विस मीन्स इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अगर कोई मीनिंग पूछ ले बॉडी बाय सर्विस तो आप क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। जैसे आप किसी डॉक्टर से सर्विस ले रहे हैं, उसको आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप फील कर सकते हैं कि आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी नॉलेज बढ़ रही, कोई फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते ना कि कोई रेज निकल रही है आपके माइंड में, घुस रही है टीचर से, राइट। तो वो इंटेंजिबल दिखाई नहीं देता, पर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है, तो उससे आप सर्विस बोलते हैं। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को देने में जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, भाई कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आपके रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे मटेरियल लगाना पड़ेगा, सामान, प्लस लेबर से काम कराना पड़ेगा आपको, फिर कोई अदर एक्सपेंसेस होंगे छोटे मोटे, तो ये रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्स मतलब चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या किसी सर्विस को देने में, उन रिसोर्सेज का टोटल जो आपका खर्चा हो रहा है, टोटल कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर को पेमेंट हुआ, कितने एक्सपेंसेस आपने दी, उन सब का टोटल होता है कॉस्ट। उसे हम कॉस्ट बोलते हैं, लागत, हिंदी में कॉस्ट। यानी कि अगर कोई पूछ रहे हैं आपसे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट के ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस। रेंडर मतलब देना, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, जो दोज रिसोर्सेज आर यूज, जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, द वैल्यू ऑफ सच रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज की जो वैल्यू है, द टोटल ऑफ सच रिसोर्सेज और वैल्यू ऑफ सच रिसोर्सेज इज नोन एज कॉस्ट। उससे आप कॉस्ट बोलते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, किसी सर्विस को देने में जो भी रिसोर्सेज आपने लगाए, जो भी चीज़ें आपने लगाई, उन चीज़ों की वैल्यू का जो टोटल है उसे कॉस्ट बोलते हैं कि मेरा इतना खर्चा हुआ, राइट। जैसे पेन अगर मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है तो कैसे पता चला इस कंपनी को कि 10 रुपये है, राइट। तो इसके लिए एक अकाउंटिंग की जाती है, आप सारे खर्चों का रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। और ये सी इंटर जब आप करेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आपको इंडिया में बनना है तो एक कोर्स होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें वही 3 स्टेप होती हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। पर इनका मेन काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का कॉस्टिंग पता करना, कि कैसे कंपनियों को पता चलता है कि ये अगर आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो वो 1 लाख में बेचना है, भाई कॉस्ट पता होगी तभी तो आप इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और अपना सामान कस्टमर को बेचे होंगे। तो कॉस्ट कैसे निकलती है, ये काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम तो प्रॉफिट और लॉस बताना है और एसेट और लायबिलिटी कितनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है कॉस्ट कैलकुलेट करना, कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट तो समझते ही हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो कंपनी के लिए या किसी फर्म की बात करें तो उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मैनेजमेंट होता है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये इंटरनल अकाउंटिंग होती है, ये पब्लिक को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी पब्लिक को डिस्क्लोज करनी जरूरी नहीं होती, कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट की डिटेल देने के लिए लायबल नहीं है, कोई नहीं बताता कि उसकी कॉस्ट है। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज करना जरूरी है, अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे अभी, या अगर कोई कंपनी है अब तो उसे अपनी P&L और बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी होती है ईयरली, उसे अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। जब ऑडिट हो जाती है, जब जांच हो जाती है उसके अकाउंट्स की, एक चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट हो जाती है, सी ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट बाय ऑडिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा आदमी जो कंपनी में जॉब नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, राइट, तो उस कंपनी ने मुझे हायर कर लिया, तो मैं उस कंपनी के बुक्स नहीं चेक कर सकता, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय हूँ ना। एम्प्लॉय तो अच्छा ही बोलेगा अपनी कंपनी के बारे में, वरना जॉब से निकाल देंगे। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट पर्सन कर सकते हैं, जो खुद का ऑफिस खोल के बैठे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही ऑडिट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, बुक्स अकाउंट को चेक कर रहा है, तो वो P&L अकाउंट, बैलेंस शीट आपको पब्लिक को डिस्क्लोज करनी होती है। हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी P&L और अकाउंट, यानी प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है और एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है, वो डिस्क्लोज करना कंपलसरी है कंपनी को। पर कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिक को डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। इसी से मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग का, जो मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें रिपोर्ट्स बनाई जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि हमारी सेल लास्ट ईयर ये थी, अब ये हो गई, तो क्यों बढ़ी, ठीक है। या बजट बनाता है मैनेज, बजट तो आप समझते हैं, हमें मम्मी भी घर में बजट बनाती हैं कि हमारे इस महीने का खर्चा ये अगले महीने हो सकता है इतना हो जाए, इतने मेहमान आने वाले एक्सपेक्टेड है। हम शादी या घर बनाते तो भी बजट बनाते हैं, तो मैनेजमेंट भी बजट्स बनाता है कि आने वाले साल में हमारे कितनी कैश की ज़रूरत है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें ज़रूरत तो है 100 करोड़ की,
पर हमारे पास इनकम होगी 80 करोड़ की, तो 20 करोड़ का हमें लोन लेना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि लोन लेना है या नहीं लेना, राइट। तो एडवांस में बजट्स बनाए जाते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कि इस एक्टिविटी करने में ये खर्चा आएगा, प्लानिंग की जाती है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। एक होती है टैक्स अकाउंटिंग, ये तो नाम से पता चल रहा है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। टैक्स मतलब कंपलसरी ड्यूटी और कंपलसरी लेवी, लेवी मतलब चार्ज। एक लेवी एक लॉ का वर्ड है, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। गवर्नमेंट कंपलसरी आप पे एक लेवी करती है, चार्ज करती है। टैक्स दो तरह का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को, यानी जो पेयर होता है वो बियर भी वही करता है, यानी पेयर और बियरर सेम पर्सन होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। जैसे आपकी जॉब लग गई तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, तो आप ही तो देंगे, आपके मम्मी पापा थोड़ी देंगे, आप ही को बियर करना है, बर्डन भी आप पे जाएगा, यानी पे भी आपको करना है, बर्डन भी आपको उठाना है। आप अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होते हैं, यानी जो पे करेगा वही उसका बर्डन बियर करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें पेयर और बियर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे तो कोई और करेगा, बर्डन किसी और पे डालेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पे कौन करता है, बिजनेसमैन, बर्डन किस पे डालता है, कस्टमर, वो आपसे लेके तो देता है गवर्नमेंट को, अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले, जिसमें पेयर और बियर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे तो करता है कोई और, पर बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर को यानी कंज्यूमर को उठाना होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, इसके लिए भी एक अकाउंटिंग की जाती है। आप अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि डायरेक्ट टैक्स कितना बना है, इनकम टैक्स कितना देना है। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो पे आपको ही करना है, बियर भी आपको करना है। और फिर आपको ही पता चलता है कि हमें जीएसटी कितना देना है। गुड्स और सर्विस अगर आप दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो आपको एक टैक्स कलेक्ट करना होता है पब्लिक से, जो जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी आपको अकाउंटिंग से ही पता चलेगा कि रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी सेल है उस पर इतना % टैक्स सरकार को देना है, ये हमारी इनकम है उस पर इतना % टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है, टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। एक होती है लास्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब आप सोसाइटी से कमा रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो जो पैसा आपको सोसाइटी दे रही है, उस सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे रतन टाटा की जब डेथ हुई थी, तो इंडिया में मोस्टली लोगों ने उनका स्टेटस लगाया था, क्योंकि वो सोसाइटी को बहुत चीज़ें दे डोनेट करते थे, वो कमाते थे, तो कुछ बहुत ज़्यादा % में वो डोनेशन भी देते थे, जिससे सोसाइटी समाज का वेलफेयर होता था। जैसे कई लोग गाँव अडॉप्ट कर लेते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल लेते हैं, कई कंपनियां ऐसा करती हैं, फ्री में सैनिटरी पैड्स बांट रही हैं, राइट। तो बहुत सी कंपनियां या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती हैं, तो उसको वो बताने के लिए, ताकि जब मीटिंग हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने सोसाइटी से कमाया तो आपने दिया क्या सोसाइटी को, आपने क्या बेनिफिट्स दिए पब्लिक को। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है, बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभा पा रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, ये केवल ये बताने के लिए होती है कि हमने सोसाइटी के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो 5 तरह की होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है उसके सब फिट हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, अगर कोई अकाउंटिंग बोल रहा है तो उसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही वो बोल रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब मोटिव होता है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, अपनी एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करना। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप या कोई सर्विस आप टेंडर कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज में कितना खर्चा आ रहा है, ताकि अपना प्रॉफिट जोड़ के आप सेल प्राइस डिसाइड कर सकें। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प के लिए बनाई जाती है। इसमें बहुत सारी MIS बनाई जाती है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट जनरेट होती हैं। सेल बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, अगले साल क्या बजट है, कितना अनुमान है रेवेन्यू आने का। शार्क टैंक अगर आपने देखा हो तो उसमें पहले ही बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी सेल बढ़ सकती है। तो ये जो सारी रिपोर्ट जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है जनरली, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग क्या होती है, हिस्टोरिक होती है। मैं अकाउंटिंग के फ्यूचर की बात नहीं करती, वो जो हो चुका है उसी को बताती है कि भैया इस बेस पे आपका प्रॉफिट और लॉस इतना है, ठीक है। कॉस्टिंग भी फ्यूचर की बात नहीं कर रही है, ये प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्चा उसकी बात कर रही है। ऑल्दो कॉस्टिंग फ्यूचरिस्टिक होती है कुछ केसेस में, वो डीप में आप आगे पढ़ेंगे, पर जनरली ये भी हिस्टोरिक बेस्ड होती है, यानी पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनके बेस पे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचरिस्टिक होती है जनरली,
मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है कि ये अभी हमारी सिचुएशन ये है तो फ्यूचर में हमें क्या हो सकता है, तो उसके लिए बजट्स बनाना, कुछ फोरकास्टिंग करना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग मतलब आपको सरकार को टैक्स तो देना ही होता है, तो आप उसके लिए एक अकाउंटिंग करते हैं ताकि आपको पता रहे कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, उसे टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। टैक्स का कोई मीनिंग अगर आपसे पूछते हैं, टैक्स इज़ अ कंपलसरी चार्ज। कंपलसरी मतलब कंपलसरी है, चार्ज मतलब बर्डन है जो गवर्नमेंट लगा रही है, लेवी ऑन बर्डन आप पे लगा रही है कि इतना परसेंट आपको देना होगा। तो गवर्नमेंट क्यों लेती है टैक्स, ये पता होगा, फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और कंट्री, कंट्री की वेलफेयर करने के लिए। तभी तो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, गवर्नमेंट स्कूल खोल सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल सके, रोड्स बना सके, ये सब तो टैक्स देना होता है। टैक्स भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होते हैं, ये जो पे कर रहा है वही उसका बर्डन भी उठाएगा, आप अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स, आपकी जॉब लगी तो आपको ही देना होगा टैक्स, आपकी मम्मी पापा भाई बहन नहीं देंगे, तो ऐसा टैक्स हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होंगे, यानी पे कोई और करेगा और बियर मतलब उसका बर्डन कोई और उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पे करते हैं बिजनेसमैन, पर बर्डन किस पे जाता है, कस्टमर पे। और एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये बताने के लिए की जाती है कि आपने सोसाइटी से कमाया इतना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, तो आपने सोसाइटी को क्या दिया उसके बदले, आपने कुछ कितने गांव अडॉप्ट किए, क्या भलाई की पब्लिक की, तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है। अब हम रीड कर लेते हैं इसको। मैनेजमेंट नाउ डेज रिक्वायर्ड वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट को बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली, ताकि वो ढंग से काम कर सके। टू मीट, एंड टू मीट मतलब फुलफिल करना, टू फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारी अकाउंटिंग एग्जिस्ट में आई हैं, सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्सेट्रा। दीज ब्रांचेज आर एक्सप्लेन एज अंडर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम नॉर्मली अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड निकालना, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट बताती है एसेट और लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड वेरियस इंटरेस्टेड parties. Cost accounting, the main purpose of cost accounting is to ascertain मतलब calculate करना the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by a business. It also estimate the cost in advance. आप एडवांस में बताते हैं, कई बार टेंडर भरते हैं, टेंडर सुना होगा आपने, टेंडर में होता है किसी को पहले ही बता देना कि आप जो काम करने चाह रहे हैं उससे कितने पैसे चार्ज करेंगे, तो एडवांस में कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके देनी होती है। एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, और मैनेजमेंट को मदद मिल जाती है कि कॉस्ट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, खर्चे बढ़ने से रोकें। जब आपको पता चलेगा आपका खर्चा कहाँ कितना गलत हो रहा है, तभी तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड कंट्रोल ओवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे, इस तरीके से आप अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं टू असिस्ट मतलब हेल्प हो जाए मैनेजमेंट की इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने में ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज वेरियस टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए। दीज टेक्निक्स इंक्लूड रेशो एनालिसिस, आप रेशो निकालते हैं, अभी पढ़ेंगे आप रेशो एनालिसिस, बजट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, फंड फ्लो कैश फ्लो, पैसे आजकल कैश फ्लो ही बनाते हैं, फंड फ्लो प्रैक्टिकली कोई नहीं बनाता है, बंद हो चुका है प्रैक्टिकल यूज़, कैश फ्लो ही बनाया जाता है। कैश फ्लो ही बताते हैं कितना पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, ताकि आप प्लानिंग कर सकें, अगर पैसा कम है तो आप बैंक से लोन लेने की बात कर सकें। टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग, आप अपनी टैक्स और इनकम टैक्स को और जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल, समाज आपको मतलब गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, सोसाइटी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं हो सकता। हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी, तो बिजनेस की भी कुछ जिम्मेदारी है समाज के प्रति। देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट ऑन एक्टिविटीज़ विच रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइजेज टू द सोसाइटी। आजकल ये डिमांड होती है कि ये जवाब दें आप अपने ऑनर को कि आपने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया, मतलब ऑनर अपने डायरेक्टर से पूछेगा जो कंपनी चलाते हैं, मैनेजर, कि भैया आपने सोसाइटी से कमाया तो उसको दिया क्या। Social responsibility accounting is the process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business to the society. इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि
कि हमने समाज के लिए क्या किया। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट क्या क्या आता है इसमें, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज, कि आपने जो अंडर प्रिविलेज है पिछड़े लोगों को कितना रोजगार दिया, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, कितने लोगों की आपने फाइनेंशियल मदद की पैसे से, एंड मैन पावर सपोर्ट, कितने लोगों को आपने मैन पावर दी फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए, एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सफाई वगैरह करने के लिए, प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एटसेट्रा। इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप, वो टेक्निक डेवलप की जाती है फॉर मेजरिंग द कॉस्ट, कि आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करिए फॉर दीज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो जो आपने समाज को योगदान दिया उनमें कितना खर्चा हुआ, एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अकाउंटिंग का यूज़ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, एंड इट हैज़ बिकम सो फास्ट, अकाउंटिंग ब्रॉड हो चुकी है, दैट न्यू एरिया लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हैज़ ऑल्सो गेन प्रोमिनेंस। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो की पर्सन काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो वर्ल्ड फेमस है, तो अगर वो जॉब छोड़ दे आपकी कंपनी की, तो हो सकता है आपकी कंपनी को लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है जो आपके यहाँ जॉब करता है। तो उस साइंटिस्ट की क्या वैल्यू है आपकी कंपनी में, उसको कैलकुलेट करना, तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। ऑल्दो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ अभी नहीं है, ये बहुत टफ है ना भाई। किसी एम्प्लॉय, कोई मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में काम करता है, वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत ईमानदार है, तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो 10 करोड़ का एम्प्लॉय है या 50 करोड़ का एम्प्लॉय है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि किस कैसे आप ह्यूमन बीइंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, वो असेट है, असेट तो है आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी में जॉब कर रहा है तो आपकी कंपनी की को फ़ायदा पहुंचा रहा है वो मेहनत करके अपनी नॉलेज से। पर वो कितनी वैल्यू की मेहनत कर रहा है, कितनी वैल्यू रखता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट और कोशिश कर रहे हैं अकाउंटेंट कि किसी तरह से कोई एक मेथड्स निकाल सकें कि ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग की जा सके। आप प्रैक्टिकली पता कर सकें कि वो आदमी आपकी कंपनी में कितनी वैल्यू का है, यानी 10 करोड़ का आदमी है, 20 करोड़ का आदमी। तो ऐसी अकाउंटिंग को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड नहीं बना है कि किस बेसिस पे आप किसी आदमी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अकाउंटिंग के सबफील्ड आप पढ़ चुके हैं। 5 तरह की होती है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नॉर्मल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, एक टैक्स अकाउंटिंग होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटिंग होती है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आजकल प्रोमिनेंस हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई है, पर अभी तक इसका प्रैक्टिकल यूज शुरू नहीं हुआ है कि कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ह्यूमन बींग की। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।